हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स पहले सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर किए, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स सेम होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तब हम लोग उसमें कुछ एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट्स या एटम्स ऐड करते हैं, जिसको हम लोग डोपिंग भी बोलते हैं। ओके, जिससे हम लोगों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बारे में डिटेल में और आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये पढ़ना है कि एनर्जी बैंड्स इन ए क्रिस्टल। देखो, अच्छे से सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हम लोगों को एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल ये भी समझना ज़रूरी है। ओके, मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एनर्जी बैंड होता क्या है। एनर्जी बैंड्स मतलब एन enormously large number of energy levels. Energy band मतलब I am writing it here that it is an enormously large number of energy levels closely spaced in a very small energy range. Okay, it constitutes an energy band. Okay, अब देखो क्या है, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब आपको एनर्जी लेवल्स ऐसे मिलेंगे, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके बहुत ही एक के पास में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे एनर्जी लेवल्स को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड्स बोलेंगे। अब इसी को क्रिस्टल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाद में हम लोग इसी एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट को यूज करके वी विल क्लासीफाई अगेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, राइट। ओके, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक एक पॉइंट लिखते चलूंगी, आप लोग नोट डाउन करना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट याद रखना, शुरू हम लोग करेंगे बोर के मॉडल से। आपको बोर का एटॉमिक मॉडल पता ही होगा, राइट। अब बोर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड, if I have isolated atom, okay, then energy of each electron depends upon the orbit in which it is revolving. We know that. So in an isolated, and okay, I'm writing it like that, in an isolated atom, the energy of an electron depends on the orbit, okay, in which it is revolving. It is revolving. और ये वाला जो लाइन है, ये हम लोगों को कहाँ से मिला, ये हम लोगों को मिला बोर्स एटॉमिक थ्योरी से। बोर का जो एटॉमिक थ्योरी है, फ्रॉम देयर वी कैन राइट दिस, राइट। ये हम लोगों को क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, देखो हर एक पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं एक कॉन्सेप्ट मतलब एक जगह सब लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब आइसोलेटेड एटम है, दैट मीन्स डिस्क्रीट एटम है, तो ये पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो भी डिस्क्रीट होगा, राइट। तो हम लोग लिखे दैट मीन्स इन isolated atoms, okay, that means a discrete atom, uh, that means we have discrete atoms, इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, we will get discrete energy levels, okay. In an discrete atoms, discrete energy levels are present, and these discrete energy levels are actually represented by the straight lines, okay.
we will assume that they are actually like a straight lines. I hope this point is also clear. ओके, आफ्टर दैट देखो अब क्या होगा, अब हम लोग एटम तो अकेला अकेला तो रहेगा नहीं, अब हम लोग उस एटम सबको, बहुत सारे एटम्स है, ये बहुत सारे एटम्स है, इन सबको पास में लाके हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली फॉर्म अ क्रिस्टल. सो अब हम लोग जब क्रिस्टल फॉर्म करें इन अ क्रिस्टल, क्या होगा, एटम्स बहुत पास में आएंगे. सो एटम्स कम क्लोजर, एटम्स बहुत पास में आएंगे, कम क्लोजर. नाउ कितना क्लोज आएगा, उन दोनों का एटम सब का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ए से अगर डिनोट करें तो ए होगा नियरली ये 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के बीच में. ओके, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, बहुत ही पास में होगा. एंड जब भी ये एटम्स इतने क्लोज आएंगे, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होंगे. एंड क्या होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव म्यू इंटरैक्शन. किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट ये लोग करेगा दो के साथ. नंबर 1 कि ये विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, विथ अदर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ. और ये लोग और एक रिएक्शन करेगा विथ न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स. ओके, इतना समझ में आया. तो अब इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स अगर मेरा आइसोलेटेड एटम था, ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स थे, अब बेचारा हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हर एक इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप अपने आप आइसोलेटेड बैठा था. बट इसके पास जब और एक एटम आएगा ना, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पास वाले से अफेक्टेड होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूक्लियस का भी इंटरेक्शन होगा. तो इससे क्या होंगे ना, एनर्जी लेवल्स थोड़े से चेंज होने लगेंगे. ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अब देखो एक अगर मैं क्रिस्टल बनाऊं, एक क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होगा, राइट. एक मेरे पास अगर एक क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में मेरे पास क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए. इन ए क्रिस्टल हम लोगों के पास बहुत सारे एटम है, और हर एक एटम का, ईच एटम, हर एक एटम का क्या होगा, each atom has a unique position, each atom has a unique position, right. सपोज एक ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस दिस इज अ बॉक्स. अब इस बॉक्स में मैंने क्या किया, बहुत सारे बॉल्स रख दिए, इधर एक रखा, इधर एक रखा, इधर एक रखा, ठीक है. अब इधर क्या होगा, ये हर एक बॉल का शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम है, बट देखो हर एक बॉल का पोजीशन क्या होगा, यूनिक है, राइट. तो सिंपली हम आप ऐसे समझ सकते हो कि एटम के अंदर भी क्या होगा, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, यूनिक होगा. ओके, ओके. एंड अगर यूनिक पोजीशन है तो उनके साथ क्या होगा, वो लोग का इंटरेक्शन विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड द नेबरिंग न्यूक्लियस आर ऑल्सो यूनिक. सो यूनिक इंटरेक्शंस भी होंगे, दे विल हैव यूनिक इंटरेक्शंस एज वेल, राइट. अब देखो जब यूनिट इंटरेक्शंस होते हैं तब अब क्या हो रहा है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, राइट. दैट मीन्स नॉर्मली हम लोगों के पास क्या था, अगर हम लोग बोले कि मेरे पास अगर सिलिकॉन एटम है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास है सिलिकॉन का एटम, अब सिलिकॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 14 होता है. सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, राइट. ओके, तो 3p2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सपोज इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का, अगर मैं लास्ट वाला ही लेती हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगा. अब एक सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐसे तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स के लास्ट वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक का एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था. दैट मीन्स हर एक 3p2 का लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा सबका एनर्जी लेवल इक्वल होना चाहिए था. मतलब हम लोगों को यहाँ पे ये होना चाहिए था कि सिलिकॉन के लिए, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि सिलिकॉन के लिए मेरे पास अगर मैं सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, तो
हर अगर बहुत सारे, सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ सिलिकॉन, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन, तो हर, तो सिलिकॉन का हर 1:2, दैट मीन्स ये वाला एक 1 पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट मीन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हम लोगों को मिलना चाहिए था, राइट। दैट मीन्स 3p2 का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल फिक्स्ड होना चाहिए था, बट जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोगों को जितना सारा, दैट मीन्स अगर हम 1 मोल सिलिकॉन ले तो उसमें कितने सारे एटम्स रहेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, तो हर एक लास्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, दे विल बी डिफरेंट, okay. I hope this point is clear to you. So now I am writing, so each electron, due to the unique interaction, so each electron, okay, each atom has a unique position, और उसके बाद इतना याद रखना, एंड इससे हम लोग लिखेंगे each electron have unique interaction. now हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर यूनिक इंटरेक्शन हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर यूनिक, 1 मिनट, यूनिक इंटरेक्शन इधर हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, हम लोग बोलेंगे दे विल हैव, ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट energy levels, okay. Even when they belong to the same subshell, okay, सब कुछ एक ही साथ, of an isolated atom, of an isolated atoms, okay. so that means हर एक का अलग अलग अगर एनर्जी लेवल होगा तो हर एक का एनर्जी, दैट मीन्स हर एक का एनर्जी लेवल अलग है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे हम लोगों को एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, राइट। अगर मैं एग्जांपल, अब मैं अच्छे से एग्जांपल आपको लिख के देती हूँ। हम लोग सिलिकॉन लेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख लो, 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. Now suppose we have 1 mole of silicon. अब 1 mole of silicon में कितने एटम्स रहते हैं, 6.02, तो we will assume 6 into 10⁻23, okay, 23 एटम्स मैंने ले लिए सपोज, ओके। नाउ अब मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ। अब देखो लेवल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरे पास है 1s, ये 1s लेवल है, ठीक है, 1 मिनट, दिस इज 1s। आफ्टर दैट वी हैव, दिस इज 2s, ओके। आफ्टर दैट वी हैव 2p, 2p, देन वी हैव 3s, एंड उसके बाद हम लोगों के पास है 3p, में रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ 3p। अब देखो 1s क्या होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट मीन्स इसका कोई इसमें नहीं होगा। धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा लेवल्स थोड़े, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इंटरेक्ट करेगा तो लेवल्स स्प्लिट होते रहेंगे, ओके। इधर भी लेवल्स स्प्लिट होते रहेंगे, ऊपर जितना जाएंगे लेवल्स थोड़े स्प्लिट होंगे, ओके। बट जब ऊपर 3p में जाएंगे, मैं 3p को अच्छे से थोड़ा और ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिस इज सपोज 3p। अब 3p में क्या होगा, लेवल्स जो होंगे, मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा बहुत सारा एनर्जी लेवल्स हम लोगों को मिलेगा। होना चाहिए था एक ही, ठीक है, बट हम लोगों को बहुत सारे मिल रहे हैं। कितने मिलेंगे, अब मैंने कितना एटम लिया है, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट मीन्स हम लोगों के पास तब यहाँ पे कितने सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, वी विल हैव नियरली इक्वल टू 10⁻23 एनर्जी levels, okay, and they are placed very close to each other, and this actually appears as a band, okay, this is the energy band. I think अब ये आपको क्लियर हो गया कि एनर्जी बैंड, नीचे वाले भी स्प्लिट होंगे बट उतना नहीं होगा, बट लास्ट वाला क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, बोल के ये प्रॉपरली आपका जितना एटम्स है उतना आपको एनर्जी मिलेंगे, ओके।
आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो अंदर का भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इंटरेक्शन क्या होता है, आइसो इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली अनइफेक्टेड रहता है क्योंकि वो बहुत अंदर रहता है। तो मेजरली कौन अफेक्टेड होता है, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हम लोगों के पास हो गया 1s, ओके, हम लोगों के पास एनर्जी लेवल्स हो गया, सपोज ये हो गया 1s, उसके बाद मेरे पास है 2s, उसके बाद मेरे पास है 2p, okay, after that we have 3s and after that we have 3p, राइट। अब देखा जाता है कि ये जो 1s है ये ऐसे ही रहता है, 2p क्या होगा, थोड़ा सा इसमें स्प्लिट होगा, तो ये एनर्जी बैंड बता रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्प्लिट होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्प्लिट होगा, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये बहुत हद तक स्प्लिट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे जब स्प्लिट होता है इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला लेवल्स होते हैं, ठीक है, नीचे वाले जो लेवल्स होते हैं उसमें मेनली इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और नीचे वाले लेवल्स को, दैट नीचे वाले जो एनर्जी लेवल्स विच आर क्लोजली स्पेस्ड विच आर फॉर्मिंग अ बैंड, दे आर नोन एज वैलेंस बैंड, ओके, और ऊपर वाले जो होंगे दे आर नोन एज कंडक्शन बैंड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो, अब तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों के पास अगर सिलिकॉन एटम है, या यू कैन टेक जर्मेनियम ऑल्सो, सो हम लोग सिलिकॉन लेके ही करते हैं, एक को लेके, ताकि हम लोगों के लिए ईजी हो। तो मैं स्पेशली अभी फोकस करके ये वाला एक्सप्लेन करूँगी सिलिकॉन एटम को लेके। अब सिलिकॉन एटम को जब हम लोग लेंगे तो वी विल एज्यूम दैट वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग एन एटम्स। लास्ट टाइम मैंने अभी क्या बोला था, मैंने 1 मोल लिया था जिसमें कितने एटम्स थे, इतने। अब हम लोग इन जनरल केस कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक अ सिलिकॉन एटम, एंड सिलिकॉन एटम में हम लोग कितने सिलिकॉन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग एटम नहीं लिख के सिलिकॉन का क्रिस्टल लिखते हैं, ओके। एक बार मैं एटम बोली, एक बार इन एटम बोली, सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया मैंने। अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोगों के पास कितने एटम होंगे, इसमें हम लोग सोच लेते हैं इन एटम्स ऑफ सिलिकॉन्स मैंने लिया है, ठीक है। इनका ऑर्डर सोच लो, इन इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻23, जैसे यहाँ पे लिया था 1 मोल के आसपास, सोचो ऐसा ही है, ठीक है। अब सिलिकॉन का मैं वापस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखती हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। अब आउटर ऑर्बिट कौन सा है, आउटर ऑर्बिट होगा ये, ठीक है, ये है हमारा सिलिकॉन के लिए आउटर एनर्जी लेवल्स। अब ये बताओ कि सिलिकॉन में अगर नंबर ऑफ, दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटर और इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर, जस्ट आई एम राइटिंग इट, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट ऑब्वियसली ये 4 होंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है n, तो टोटल अगर मैं लिखूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट होगा, इट विल बी इक्वल टू 4n, राइट। अब 4n तो है, बट अवेलेबल कितना है, देखो देखो 3s2 तो फुल है, बट 3p में अवेलेबल कितने होते हैं, अवेलेबल अवेलेबल होता है टोटल 6 होना चाहिए, 6 में कितना फील्ड है, 2 फील्ड है, तो बाकी 4 क्या है, 4 है, 4 जो सबशेल है वो एम्प्टी है, राइट, ये एम्प्टी है। तो आप ये बोल सकते हो टोटल, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है ये बताया, बट अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स, अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे। तो अगर मैं आपको ये लिखूं कि नंबर ऑफ आउटर, number of available, okay, number of available outer energy levels in each silicon atom कितना होगा, देखो अगर आउटर बोलूं तो 3p में 6 है और 3s में 2 होता है, ठीक है, तो 6 + 2 कितना होगा, टोटल 8 होगा, राइट। 8 में मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक में यहाँ पे 2 होगा s के लिए और 6 होगा p के लिए, राइट। अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स फॉर द क्रिस्टल, सो नंबर ऑफ अवेलेबल आउटर एनर्जी लेवल्स इन सिलिकॉन क्रिस्टल। अब हम लोगों के पास जो क्रिस्टल है उसमें कितने एटम्स है, n एटम्स,
हर एक के लिए 8 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है, तो n के लिए होगा 8n, राइट, 8n, जिसमें से जो स्टेट है 2s स्टेट, राइट, 2s स्टेट, यहाँ पे 2s लिख दो, यहाँ पे 2p लिख दो। 2s जो स्टेट है, 2s स्टेट में आपको पता है कितना होगा, 2n होगा, और 2p सॉरी 3s, ओके, एंड 3p जो स्टेट होगा उसमें कितने अवेलेबल होंगे, 6n। तो टोटल कितना मिल रहा है, टोटल वी हैव 8n अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। नाउ आउट ऑफ 8n अवेलेबल एनर्जी लेवल्स आप बोल सकते हो कि इधर का 2 फिल है, इधर का 2 फिल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, आउट ऑफ 8n एनर्जी लेवल्स, 8n एनर्जी लेवल्स, 4n are filled with electrons, okay, and the remaining 4n are vacant at 0 Kelvin, okay, टेम्परेचर मेंशन करना important है। क्लियर, आउट ऑफ 18, तो आउट ऑफ 18 क्लियर हुआ इतना। तो हम लोगों ने क्या, मैंने क्या बोला, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं इतना सा, कि मैंने ये बोला कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें मैंने n एटम्स लिए हैं, आउटर ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 2 to 4, बट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कितना होगा हर एक एटम के लिए, 8 होगा। सो 8 में 8 में 4 ऑक्यूपाइड है। अब मेरे पास n एटम है, तो कितने टोटल आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n, ठीक है। कितने अवेलेबल एनर्जी होगा हर एक एटम के लिए, 8, n नंबर के लिए 8n। अब 8n में ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉन 2s में पाया जाता है, और 2n सपोज 3p में पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे इस मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिट्स का। इस मिक्सिंग के वजह से देखा जाता है, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, आउट ऑफ 8n energy levels, 4n are completely filled with electron and 4n are vacant at 0 Kelvin। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कैसे आपको समझ में आएगा, तक ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। ओके, सो इन एक अलोंग एक्स एक्सिस 1/r प्लेस करेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस हम लोग एनर्जी प्लेस करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इधर देखा जाएगा कि हम लोगों के पास क्या है, 2 आउटर और सेल्स है, तो एक है मेरा यहाँ पे 3s, ओके, और एक है मेरा 3p, और एक है मेरा 3p। तो 3s के लिए l कितना होता है, 3s के लिए l होता है 0, और 3p के लिए l होता है 1, ओके, सब शेल्स, ओके। नाउ यहाँ पे एक्चुअली में कितना स्टेट्स था, यहाँ पे 2n स्टेट्स आर अवेलेबल, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन शुरू में थे, होने चाहिए थे 2n स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स होने चाहिए थे 2n स्टेट्स, और यहाँ पे है 6n, ये अवेलेबल है, ठीक है। 6n में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स है, और 2n स्टेट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बट जब ये सब एटम्स क्लोज आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका भी स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, और इसका भी स्प्लिट हो रहा है, ओके। ये आर का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जिसमें ये स्प्लिटिंग ऐसे होता है, मीन्स ये मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स, एक सेकेंड, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पास आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग के बाद क्या होता है, कुछ देर कुछ और अगर मैं आर घटाऊँ, मतलब 2 to 3 एंगस्ट्रॉम के लिए, ये 1/r है, ठीक है, ये याद रखना, ये आर नहीं है। तो क्या होगा, आफ्टर दैट एनर्जी लेवल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट ऐसे, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो नीचे वाला है ये पूरा फिल होगा, ठीक है, ये पूरा फिल होगा, और ये ऊपर वाला वैकेंट होगा। अब ये जो नीचे वाला है, इस नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इट इज आवर कंडक्शन बैंड, क्लियर। अब ये कंडक्शन बैंड है, अब ये कंडक्शन, ये इसमें कितने स्टेट्स होंगे, इसमें होंगे हम लोगों के पास, लेट मी ड्रॉ, इसमें होंगे हम लोगों के पास 4n स्टेट्स,
ओके। और ऊपर जो कंडक्शन बैंड है इसमें भी हम लोगों को स्टेट्स मिलेंगे, इसमें भी हम लोगों को 4n स्टेट्स मिलेंगे, राइट। इधर ये 4n स्टेट्स जो होगा, इस 4n स्टेट में ये 4n स्टेट कंप्लीटली फिल्ड होंगे, फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड ये जो ऊपर वाला 4n स्टेट होगा ये होगा हम लोगों का वैक्यूम। और इधर जो इन दोनों कंडक्शन और वैलेंस बैंड में जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप Eg, ओके। एक्चुअली ये फॉरबिडन एनर्जी है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल्स पाए नहीं जाते इन, दैट मीन्स इधर आपको कंडक्शन बैंड दिख रहा है, इस कंडक्शन बैंड के जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है, ओके, और ये वैलेंस बैंड का जो ऊपर एनर्जी लेवल, इसके बीच का जो जगह है इधर कोई एनर्जी लेवल्स होता ही नहीं है, इसीलिए इस बीच के जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि आर, मैंने क्या बताया, आर मैंने बताया एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस। तो जब भी इधर तक आ जाता है, मतलब इस साइड में जब आता है तो इधर हम लोगों का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। और ये जो ड्राइंग है ये मैंने कौन सा एनर्जी टेम्परेचर के लिए किया है, T=0 केल्विन के लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो अगर तो ये ड्राइंग हमेशा करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग एक सिंप्लीफाइड ड्राइंग मैं आपको बताती हूँ एनर्जी बैंड के लिए। आपको एनर्जी बैंड के लिए आपको क्या करना है, आप ड्रॉ करेंगे वैलेंस बैंड को ऐसे, ठीक है, ये होगा आपका वैलेंस बैंड, और आपका कंडक्शन बैंड होगा ये वाला, ओके। दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, एंड जो नीचे वाला होगा दिस इज योर वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग VB से डिनोट करेंगे, कंडक्शन बैंड को CB से। अब ये वैलेंस बैंड जो होता है ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगा, फील्ड होगा, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, और इस दोनों के बीच में जो गैप मिलेगा दैट गैप इज आवर बैंड गैप, ओके। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके। दिस इज द केस। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड समझ में आया आपको। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, इस एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट in the comment section, and this is for today's class. Thank you.